बेटा आज हम बात करेंगे फेमा एक्ट 1999, इसमें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन इसमें कौन करता है? रेगुलेटरी बॉडी। कौन करता है? रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी कौन अपॉइंट करता है? सीजी। फेम एक्ट कौन लेके आया है? सीजी। सेंटर एक्ट है, सीजी इसको लेके आया है। इसमें रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट, जिसे आप प्यार से ईडी बुलाते हैं। ईडी बड़ी फेमस हो रही है आजकल, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट एस्टैब्लिश बाय सीजी। डायरेक्टर, इसमें एक डायरेक्टर होता है Sorry, I don't know that one. एंड such officer, such a number of officer as may be appointed by CG by notification। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है इसमें, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी? इसकी एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट एस्टैब्लिश बाय सीजी, कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सच a number of officer as may be appointed by the CG by notification in official gazette। पहली बात हमने रेगुलेटरी बॉडी की बात कर ली इसकी। एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर, such a number of officer as appointed by CG। अब बात करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एंड सर्च एंड सीजर, इसकी पावर किसके पास है? इसकी पावर है डायरेक्टर के पास, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो बेटा जो इन्वेस्टिगेशन की पावर, सर्च एंड सीजर की पावर जो है इसमें, इस एक्ट में, वो या तो डायरेक्टर के पास है, जो एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी आपको बताया था, उसका डायरेक्टर होता है जो सीजी अपॉइंट करता है, उसके पास है, या कोई भी ऑफिसर हो सकता है, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। या जो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, या तो देखो इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के पास हो, या असिस्टेंट डायरेक्टर के पास होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर से ऊपर कोई भी ऑफिसर अप टू द रैंक ऑफ द डायरेक्टर, फ्रॉम द असिस्टेंट डायरेक्टर अप टू द रैंक ऑफ द डायरेक्टर, कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड सीजर मेक सर्च एंड सीजर अंडर द फेम एक्ट। या फिर सीजी भी पॉइंट कर सकते हैं किसी को। सीजी किस किस को पॉइंट कर सकती है? सीजी में पॉइंट एनी ऑफ इट्स ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर and search and seizure any officer of CG, SG, RBI appointed by CG to investigate the contravention of section 13, to investigate the contravention of section 13। तो बेटा जब भी आप फेमा एक्ट में इन्वेस्टिगेशन की बात करोगे तो तीन चीजें हमेशा याद रखना। पहली, रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है? ईडी होगी, एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट, कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर, सच नंबर ऑफ ऑफिसर एज में पॉइंट पर सीजी। दूसरी, सेक्शन 30 में इसका रेगुलेटरी प्रोविजन है, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन होते हैं
तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेक्शन 37 में हुई। और सेक्शन 37 में इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके पास है? इन दो लोगों के पास। एक जो एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर है, जो कि कोर बॉडी है, डायरेक्टर कर सकता है इसका, और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर, और एनी ऑफिसर ऑफ द सीजी, एसजी, आरबीआई अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दो लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब इसमें आगे आ जाओ आप लोग। इन लोगों का पावर क्या रहेगा? पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, वही पावर है। पावर ऑफ सर्च एंड सीजर एंड इन्वेस्टिगेशन इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 13, वही तो ऑपरेशन उठा के लिख देना। इसमें डायरेक्टर कर सकता है, या पर्सन एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 13, या एनी अदर ऑफिसर appointed by CG from CG, SG, RBI ऑफिसर्स। जो ये पर्सन है, ये बेटा ये कौन है? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 37, सेक्शन 37(1), सेक्शन 37(2). अब ये क्या बोलता है? जो सेक्शन 37 पर्सन है, यानी कि डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनके पास जो है इनकम टैक्स पावर भी है। पावर ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज की पावर है इनकम टैक्स एक्ट में, वही सेम पावर इनके पास है। पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज एज ग्रांटेड टू देम, एज ग्रांटेड टू ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। थर्ड में बेटा एक अलग से ना रूल लेके आया गया था। इस रूल को बोलते हैं फेमा एनकैशमेंट ऑफ ड्राफ्ट चेक्स। आगे थोड़ा पढ़ लेना, मुझे याद नहीं है। रूल्स 2000, अभी देख के बताओ। फेमा एनकैशमेंट ऑफ ड्राफ्ट चेक्स, रूल 2000 एक्ट। If there is contravention of this act, अब ये क्या कहता है बेटा? अगर या तो इस एक्ट के अंदर जितने रूल बने हैं या कोई रेगुलेशन बना है, रूल रेगुलेशन भी बन सकते हैं। इतना पता है ना, एक्ट अलग होता है, रूल रेगुलेशन उसके अलग होते हैं। एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट बनाती है। रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो आगे अथॉरिटी को के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बनाए। उनको पावर दी जाती है किसी सेक्शन में कि वो अथॉरिटी में डिसाइड रूल्स रेगुलेशन बना सकती है फॉर द कंडक्ट ऑफ द, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो इफ देयर इज अ कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, एनी डायरेक्शन ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, देन and there is investigation अंडर सेक्शन 37, बताया था 37 में आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। with respect to contravention of rules, regulation, act, direction or any condition subject to which RBI granted exemption, subject to which RBI gave authorization, या तो कंट्रावेंशन और रूल रेगुलेशन का, या फिर वायलेशन ऑफ कंडीशंस का।
subject to which RBI have given authorization. And there is any draft check negotiable instrument which is relevant for investigation. Then जो ये ऑफिसर हैं इसके डायरेक्टोरेट के, ये इस चेक को, ड्राफ्ट को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आरबीआई और इसके ऑथराइज ऑफिसर के पास भेज सकते हैं. किस लिए? फॉर इनकैशमेंट एंड क्रेडिट द proceed of encashment to account of enforcement directorate. ठीक है. तो एक्ट कहने क्या चाह रहा है कि या तो कोई कॉन्ट्रवेंशन हो किसी एक्ट का, ये फेम एक्ट का, रूल्स रेगुलेशन डायरेक्शन का, या कोई ऐसी कंडीशन का कॉन्ट्रवेंशन हो जिसके अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट में आरबीआई ने आपको कोई ऑथराइजेशन दिया हो, उसमें जो कंडीशन लगाई हो आपने वो वायलेट करी हो. और इसके अलावा इसके साथ ही दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी एक्ट, रूल रेगुलेशन, दिस एक्ट, रूल्स रेगुलेशन डायरेक्शन, और violation of any condition subject to which authorization was granted by RBI, and there is a draft check and negotiable instrument with that is relevant to the investigation. कोई ऐसा ड्राफ्ट चेक है जो इस इन्वेस्टिगेशन में रिलेवेंट है, तब जो क्या करेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिसर है, डायरेक्टोरेट है, ये भेजेंगे उस चेक को आरबीआई के पास. और आरबीआई की ड्यूटी है, आरबीआई उसका जो आरबीआई ऑफिसर ऑथराइज करेगा उसकी ड्यूटी है कि इस चेक को इनकैश कराएगा. इनकैश करा के जो उसका प्रोसीड ऑफ इनकैशमेंट विल बी कैरी टू द अकाउंट ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. लेकिन इसमें एक ही चीज कहता है, जो ये आरबीआई है, इट शैल बी रिवर्स बाय द सीजी. जो इनकैशमेंट होगी, मान लो इनकैशमेंट होगी क्योंकि मतलब एक वॉयलेट हो रहा है, इन्होंने अपनी कोई चेक वगैरह उठा के भेज दिया आरबीआई के पास, वैसे क्लियर करो, तो आरबीआई की ड्यूटी बन गई. लेकिन आरबीआई कहता है मुझे लॉस हो रहा है, मान लो कोई गलत ट्रांजेक्शन है, कुछ लॉस है, तो उसको सीजी रिम्बर्समेंट कर देगा उसको आरबीआई को. हो गए. अभी तक हमने क्या पढ़ा? एनफोर्समेंट डायरेक्टर एस्टैब्लिश बाय सीजी. इसमें कौन कौन होता है? डायरेक्टर होता है एंड सच नंबर ऑफ ऑफिसर एज अपॉइंटेड बाय सीजी. ठीक है. पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस किस के पास है? डायरेक्टर के पास है और एनी अदर ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ सीजी, एसजी, आरवी
appointed by CG to investigate the contravention of section 13 ही है ना? हाँ, सेक्शन 13 ही है। पहले हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पढ़ा, क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या है इसका, कौन अपॉइंट करता है, पावर इन्वेस्टिगेशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 13 ये है, इसमें सर्च एंड सीजर की पावर भी इंक्लूड है। तीसरा हमने पढ़ा था इनकी पावर क्या होती है, पावर ऑफ ऑफिसर्स, इसमें वो इतनी पावर इन्वेस्टिगेशन सर्च एंड सीजर की 2% के पास है, वही जो ऊपर बताया था। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफिसर ऑफ CG, SG, RB as authorized by CG to investigate the contravention of section 13। इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर as granted to the income tax officers under Income Tax Act 1961, year 1961। तीसरी, इसका रूल याद रख लो, फेमा एनकैशमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट चेक्स adjustable instrument and payment of interest rules 2000। ये भी अच्छी तरीके समझ आ गया था, ये भी अच्छी तरीके समझ आ गया, ये भी आ गया। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ नहीं आया। हाँ, ये समझ नहीं आया ना, तो दोबारा समझाता हूँ। फेमा में कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है सेक्शन 13 के कंट्रावेंशन की, या फिर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 13 एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शन और वायोलेशन ऑफ एनी कंडीशन subject to which authorization was granted by the RBI, and there is any check, draft, negotiable instrument which is relevant for the investigation, then officer of the enforcement director shall send the draft, check, and negotiable instrument to the RBI for the encashment, and thereafter RBI and or its authorized officer shall take step for the encashment of draft, check, and negotiable instrument, and shall carry the proceed of the draft, check, negotiable instrument of encashment in the separate account of the enforcement directorate, and CG shall indemnify the RBI or its officer for any encashment of director or for any liability that it may incurred for the encashment of draft, check, negotiable instruments। ओके, तो ये 3 चीजें पढ़ दी। अब इसमें 4th चीज हम एक और पढ़ेंगे। CG may authorize any of central excise officer, police, SG officer to exercise power under this act। देखो बेटा, बेसिकली होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज आपको पता कितना बिजनेस बढ़ चुका है आजकल, इंटरनेशनल अरीना कितना बढ़ चुका है, करोड़ों में, अरबों डॉलर्स में ट्रेड हो रहा है। इंडिया का इंपोर्ट उठाकर देख लो, एक्सपोर्ट उठाकर देख लो, इन सब के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। फॉरेन करेंसी बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं,
तो ये हमने छोटा सा ईडी बना दिया, एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, उसमें डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया और कुछ ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, तो क्या सफिशिएंट है इस इतने बड़े अरीना में जो इसमें करप्शन को, क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? ऑब्वियस नोट। तो इसमें इसमें एक तो इनको पावर दे रखी है, एक तो इनके पास भी ज्यादा पावर होना चाहिए, इसलिए इनको इनको इनकम टैक्स की पावर भी दे दी कि अब इनकम टैक्स में जाकर पावर एक्सरसाइज कर सकते हो उसकी। सेकेंडली, जो सीजीएचसी आरबीआई के ऑफिसर हैं, ये भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक जनरल पावर भी दे सकते हैं पुलिस को, सीजी के, एसजे ऑफिसर को, सेंट्रल एक्साइज को, कि वो भी सेक्टर पावर इन्वेस्टिगेशन पावर लेके इस एक्ट में काम कर सके। ठीक है, तो इसलिए एक्ट लाए गए हैं, इसलिए चीजें लाई गई हैं। ठीक है, समझ गए? अब बहुत जल्दी समझ जाओगे, आप समझ गए ना? अब आ जाओ नेक्स्ट। अब ना बेटा फेमस जो है बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। अगर स्ट्रिंजेंट ना होता, नॉर्मल एक्ट लाना होता, तो देयर इज ऑलरेडी आईपीसी, कंपनी एक्ट देयर, आईपीसी इज देयर, सेबी एक्ट देयर, there are lots of acts, rules regulation is there, but there this is special act, और इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन डाले गए हैं ताकि जो ऑफेंडर्स है, टेंशन नहीं थी कि ऑफेंडर डू नॉट लेट फ्री, but there are misuse of it and even the innocent are not allowed to free। ठीक है, चलो उस एक्सपेक्ट पे नहीं जाते हम। जो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑफेंडर्स डू नॉट लेट फ्री, उसके कुछ प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन, वो पढ़ते हैं। Presumption as to certain documents। कोई भी डॉक्यूमेंट फर्निश किया जाता है, कोई बंदा आगे, कोई पर्सन आगे डॉक्यूमेंट देता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई भी डॉक्यूमेंट फर्निश किया जाता है जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर बुलाता है, कॉल कर देता है, कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन के पावर है, कॉल फॉर द एनी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह, वो सब अथॉरिटीज में, सब एक्ट में, सब अथॉरिटीज के पास होती है, तो इसके पास ही पावर है। ये कोई किसी पर्सन को बोलता है कि फर्निश डॉक्यूमेंट, पर्सन फर्निश डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर, एनी डॉक्यूमेंट, तो कोई भी जो कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करता है तो ये माना जाएगा कि वो करेक्ट है। एनी डॉक्यूमेंट furnished by any person, seized from any person, whether under this act or any other act। सपोज SFI का नाम जानते हो, उसने इंफॉर्मेशन कॉल करी किससे, वो आगे डॉक्यूमेंट, या उसने सीजर सर्च एंड सीजर किया, या कंपनी एक्ट में इंस्पेक्टर ने सर्च एंड सीजर किया, वो उन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, whether under this act or any other act। Third, any document received from any place outside India that tendered in evidence in any proceeding and authenticated by authority of that proceeding
अभी तीन तरह के डॉक्यूमेंट हैं, एनी डॉक्यूमेंट फिनिश्ड बाय एनी पर्सन, एनी डॉक्यूमेंट सीज्ड फ्रॉम एनी पर्सन, एनी डॉक्यूमेंट टेंडर्ड फ्रॉम द एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया authenticated by the proceeding outside India, authenticated by authority of that proceeding outside India. इसमें क्या क्या प्रिजम्पशन अटैच है इन डॉक्यूमेंट में, तीन तरह के डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रिजम्पशन अटैच है। सबसे पहले सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ signature and handwriting is correct and belong to that particular person. दूसरा execution and attestation of any document made by a person by whom it purports to have been so executed or attested. Signature and handwriting is correct and belong to the person. Execution or attestation of document made by person by whom it purports to made by that person. कोई डॉक्यूमेंट है, कोई स्टैंप नहीं लगी, फिर भी वैलिड है, फिर भी एडमिसिबल है एविडेंस। एनी डॉक्यूमेंट इवन नॉट स्टैम्प्ड admissible as evidence in proceeding. तीसरा unless contrary is proved. Content of document are true, correct and complete. तो ये हो गया आपका presumption certain document जो स्पेशल प्रोविजन है। इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन क्या है? Any document furnished by any person, any document seized from any person, any document received from any place outside India that was tendered in any proceeding outside India, and as well as authenticated by any authority outside India. ये तीन तरह के डॉक्यूमेंट हैं जिनके साथ प्रिजम्पशन अटैच है। दैट सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग इज करेक्ट एंड बिलोंग टू दैट पर्सन। अटेस्टेशन एंड एग्जीक्यूशन मेड बाय एनी पर्सन टू whom it purport to be made by that person, कि जिस पर्सन के द्वारा करना चाहिए उसी पर्सन द्वारा ही किया गया माना जाएगा। सिग्नेचर भी उसी के, हैंड राइटिंग भी उसी के पर है, एग्जीक्यूशन भी उसी ने करा है, अटेस्टेशन भी उसी की करा है। तो कंटेंट है वो ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट है unless contrary is proved, or without even it is not, it is unstamped, it is not stamped, then also it shall be admissible as evidence in that proceeding. तो इसमें तीन तरह के इसमें प्रिजम्पशन अटैच है। तीन तरह के डॉक्यूमेंट, तीन तरह के प्रिजम्पशन अटैच, तो ये स्पेशल प्रोविजन है। शॉर्टकट बताता हूँ। प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट furnished by any person by any person
seized from any person, whether under this act or any other act, received from any place outside India, which was tendered in evidence in any proceeding, and also authenticated by that authority, shall carry assumption that signature and handwriting is correct and belong to that person only. Execution plus attestation made by person to whom it purports to be made by, any document, even if it is not stamped, shall be admissible in evidence. Third point, content correct and complete, unless contrary is proved. ठीक है, ये था मेरा एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन फेमा इन्वेस्टिगेशन। दोबारा से एक बार बताता हूँ। प्रेजम्पशन एज टू सर्टेन डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसकी सर्टेन प्रेजम्पशन है, चाहे वो डॉक्यूमेंट कहीं से आए हो, चाहे किसी सीएच के हो या एनी अदर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ऑथेंटिकेटेड बाय द एनी अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, उसने ऑथेंटिकेट किया हो। इनके साथ प्रेजम्पशन कौन कौन से टाइप की रहती है? प्रेजम्पशन का मतलब ये होता है कि जब तक कॉन्ट्रैरी प्रूफ नहीं किया जाएगा तो कुछ प्रेजम्पशन में मानी जाएगी, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ ये मान के चला जाएगा कि ये चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले क्या है? हैंड राइटिंग एंड साइन एंड हैंड राइटिंग, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन belong to that person and is correct. Execution and attestation made by person who proposed to be made by that person to whom it proposed to be made by. Any document even if it is not stamped, अगर कोई स्टैम्प कोई स्टैम्प प्रॉपर स्टैम्प नहीं है वो डॉक्यूमेंट, फिर वो एडमिसिबल है, एविडेंस माना जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, एविडेंस नहीं माना जाता जब तक प्रॉपर स्टैम्प ना उसके एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर्स ना हो। लेकिन इसमें स्टैम्प्ड वाला फीचर को एग्जेम्पशन दे दी गई है। अगर वो पूर्ण रूप से स्टैम्प्ड नहीं है, कंप्लीटली स्टैम्प्ड नहीं है, फिर भी उसका एडमिसिबल एंड एविडेंस है। उसमें जो कंटेंट है वो ट्रू एंड करेक्ट है, कंप्लीट भी है भैया, ये मान के चला जाएगा। तो बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है ये। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को कहीं से के पास कोई डॉक्यूमेंट आता है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कहीं से सीज करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या किसी बाहर से किसी कोर्ट से मंगवाती है, बाहर से किसी कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में दिए गए, टेंडर किया गया और फिर
वो डॉक्यूमेंट वो वहाँ की अथॉरिटी ऑथेंटिकेट करके भेजती है उसको हम इस कोर्ट के पास। तो ये मान के चला जाए कि उसके ऊपर हैंड राइटिंग जो सिग्नेचर है वो करेक्ट है एंड मेड बाय द पर्सन एंड मेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, execution and attestation made by that particular person to whom it purport to be made by, जिसका होना चाहिए था उसी का ही है। इसमें even document even if unstamped it will be admissible and as evidence in the proceeding before the ED under this act. Thirdly, it is correct and complete unless contrary proved. ये presumption ये नहीं है कि unrebuttable है, it is rebuttable presumption. All presumption in the all act are rebuttable presumptions. तो ये भी रिवर्टेबल है अनलेस कंट्रारी प्रूव पोटेंशियल मान के चले जाएगी। ओके, दिस वाज द एंड ऑफ माय सजेस्टिव लेक्चर। ओके, गुड बाय।